बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो हमारे पास कुछ यूजेस ऑफ एट्रोपिन, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन और जो हमारे पास आगे जो सिस्टम्स रहते हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है, जो सिस्टम्स के ऊपर इफेक्ट है अलग अलग ड्रग का। यूजेस ऑफ एट्रोपिन हमने पहले भी पढ़ लिया। ऑफ्थेल्मिक यूज, उसके अंदर माइड्रियासिस आ जाएगा, साइक्लोप्लेजिया आ जाएगा। माइड्रियासिस हमारे पास इंट्राओक्यूलर सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए हम करवाते हैं। ठीक है, और साइक्लोप्लेजिया जो होता है कोमोटेशन लॉस होता है और ये हम फंडोस्कोपी परफॉर्म करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जीआईटी के अंदर एंटी स्पैस्मोटिक इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मोटिलिटी बढ़ी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से स्पैस्म आ गया है, तो उसके जीआईटी के मसल्स के अंदर हम एंटी स्पैस्मोटिक ड्रग इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है सीवीएस के अंदर, जो ब्रेडिकार्डिया के अंदर केस होते हैं, जब बहुत ज़्यादा हार्ट रेट जो है वो बहुत कम हो जाता है, तब हम हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए एट्रोपिन दे सकते हैं। ठीक है, चौथा होता है पॉइजनिंग का केस। पॉइजनिंग जो हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है ना, अगर उनके अंदर उनकी पॉइजनिंग हो जाए, जिसके अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट और फाइजोस्टिग्मीन है, अगर इनके हमारे पास पॉइजनिंग हो जाए, इनके इफेक्ट्स आना शुरू हो जाए, तो हम इसके अंदर एट्रोपिन को इसका जो है इसकी पॉइजनिंग के अंदर इसके तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट सीरियस, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए एट्रोपिन, तो सीरियस के अंदर जो हमारे पास टैकीकार्डिया करवाते हैं, बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट को इंक्रीज कराते कराते टैकीकार्डिया में जा सकता है पेशेंट। उसके बाद जीरोस्टोमिया जो हमारे पास लैक्रिमेशन नहीं होगी। ठीक है, हाइपरथर्मिया जो आपको बताया था, जो स्वेटिंग नहीं होगी, तो उसके अंदर जो है थर्मो रेगुलेशन नहीं होगी, तो हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और एट्रोपिन फीवर होगा, उसको कहेंगे हाइपरथर्मिया। ठीक है, साइक्लोप्लेजिया जब हो जाएगा, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एकोमोडेशन नहीं हो पाएगी आई के अंदर, वो हमारे पास वीएन जो है उसकी ब्लर हो जाएगी। अब जो है हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिक सिस्टम पे एक्ट करते हैं, मतलब हम हर ड्रग को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम और उनके क्लिनिकल यूजेस डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर लेते हैं सीएनएस के इफेक्ट को। सीएनएस में क्या होता है, जो मोशन सिकनेस होती है ना इंसान को, ठीक है, किसी ट्रैवल करने की वजह से उसको जो वॉमिटिंग वगैरह आते हैं उसको मोशन सिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो हम ड्रग देते हैं वो होती है स्कोपोलामीन। ठीक है, स्कोपोलामीन ये क्या होती है, ये होती है टर्शियमाइन। टर्शियमाइन क्या होता है, टर्शियमाइन मैंने आपको पहले भी बताया था, अनआयनाइज्ड होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, और लिपिड सोलुबल होता है। जब लिपिड सोलुबल होगा तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, क्योंकि उस मेम्ब्रेन के अंदर वो सोलुबल है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसडर्मल पैच के तौर पे हम स्कोपोलामीन को यूज कर सकते हैं। स्कोपोलामीन का एक्शन क्या है, ये जो ब्रेन के अंदर जाती है, क्योंकि ये सीएनएस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, तो ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है सीटीसी एरिया। ठीक है, इसको जाके इनहिबिट करती है और मोशन सिकनेस को हमारे पास जो है वो खत्म करती है। ये तो हो गया एक इफेक्ट इसका, स्कोपोलामीन सीएनएस के अंदर इफेक्ट। अब आ जाता है आइस के अंदर। आइस के अंदर हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, आमतौर पे कोलिनर्जिक इफेक्ट इसका क्या होता है, M3 के अंदर हमारे पास M3 होते हैं, आइस के अंदर रिसेप्टर जो होते हैं, मायोसिस करवाता है और एकोमोडेशन करवाता है। ठीक है, अगर हम इसको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हमारे पास जो है एट्रोपिन होती है, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड आती हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करवाता है, माइड्रियासिस करवाता है और साइक्लोप्लेजिया करवाता है। माइड्रियासिस जो है हमारे पास इंट्राओक्यूलर सर्जरीज के अंदर काम आता है, और साइक्लोप्लेजिया जो हमारे पास जो है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स के लॉस को कहते हैं, ये हम फंडोस्कोपी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, अब दो तरह के होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होती हैं और शॉर्ट एक्टिंग। एट्रोपिन हम पहले यूज करते थे लेकिन अब नहीं यूज करते, क्योंकि इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होता है। जब साइक्लोप्लेजिया 7 दिन तक रहता है तो उसकी वीएन ब्लड रहती है। ठीक है, माइड्रियासिस रहता है उसको, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है 7 डेज तक। तो हम इसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग यूज करते हैं, जो कुछ घंटों का उसका जो होता है हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, जिसमें आ जाता है साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड। तीसरा आ जाता है, हम इसकी बात करते हैं पार्किंसन डिजीज के अंदर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। इसकी अगर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को पार्किंसन डिजीज के अंदर यूज करते हैं, वो 3 होती हैं, ये ट्रिपल बी से याद रख लें, BBB, बेंजहेक्सोल, बेंस्ट्रोपिन और बाइपिरिडीन। ठीक है, बेंजहेक्सोल, ठीक है, और बेंस्ट्रोपिन और बाइपिरिडीन, ये 3 ड्रग्स हैं जो हम पार्किंसंस डिजीज के अंदर यूज कर रहे हैं। अब आमतौर पे क्या होता है, जो नॉर्मल इंसान होता है उसके अंदर एसिटाइलकोलिन और डोपामीन जो होते हैं वो बड़े बैलेंस्ड हमारे पास इक्वेशन में होते हैं, यानी कि फर्स्ट करें अगर 100 हमारे पास एसिटाइलकोलिन है तो डोपामीन भी 100 है, तो इस तरह इनका बैलेंस मेंटेन है। ठीक है, क्या होता है पार्किंसन के अंदर, क्या होता है, डोपामीन जो है वो मार्कली डिक्रीज कर जाती है। फर्स्ट करें जो आप हमारे पास एसिटाइलकोलिन 100 थे, तो आप डोपामीन क्या हुआ है
डोपामिन 50 पे आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज हो गई है। अब पार्किंसन डिजीज को इम्प्रूव करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, या तो डोपामिन को बढ़ा दें या एसिटाइलकोलिन को इतना कम कर दें कि वही बैलेंस दोबारा मेंटेन हो जाए। तो इस डोपामिन को बढ़ाने के लिए हम एल-डोपा ड्रग देते हैं बाहर से, ठीक है, ये तो अलग चीज होगी। अब जो कि हमने एसिटाइलकोलिन वाला जो तरीका इस्तेमाल करना है उसकी तादाद को हमने कम कर देना है ताकि वही बैलेंस दोबारा मेंटेन हो जाए, 50-50 पे मेंटेन हो जाए। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो कि ये तीन है, बेंज़ेक्सोल, बेंस्ट्रोपिन और बायपिरिडीन। बेंज़ेक्सोल, बेंस्ट्रोपिन और बायपिरिडीन ये तीन ड्रग्स हैं, ये हम देते हैं ताकि उसका बैलेंस दोबारा, ये एसिटाइलकोलिन दोबारा कम हो जाए और डोपामिन और एसिटाइलकोलिन आपस में बैलेंस में दोबारा आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ पॉइजनिंग में देते हैं हम, और जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट या नर्व गैस की पॉइजनिंग होती है, इस या मशरूम की पॉइजनिंग होती है, तो उसके अंदर हम जो है एट्रोपिन दे सकते हैं, ठीक है। ये पॉइजनिंग के अंदर भी हमने पढ़ लिया था, क्योंकि जो हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उसकी जो है टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उनके अंदर हम ये जो है एट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ब्लैडर, ब्लैडर में क्या होते हैं, M3 आमतौर पर रिसेप्टर होते हैं जो कि डिफ्यूजर मसल, जो हमारे पास कोलिनर्जिक एक्टिविटी क्या होती है, डिफ्यूजर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आगे स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं और यूरिनेशन होती है। जब ब्लैडर ओवर एक्टिव हुआ होता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही होती है, तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं ताकि उसके अंदर जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को रोका जा सके और ब्लैडर एक्टिविटी को, जो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, डिफ्यूजर मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, उसको रोका जा सके ताकि उनको बार बार यूरिनेशन ना हो। ठीक है, तो उसके अंदर हमने एक कोड याद रखना है, सॉफ्टेड, ठीक है। ब्लैडर के लिए ब्लैडर जो है उसको हमने करना है कि सॉफ्टेड, सॉफ्ट कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसके अंदर सॉफ्टेड, एस से जो है सोलिफेनेसिन, ओ से ऑक्सीब्यूटिलिन, ठीक है, एफ से फेसोटेराडीन, ठीक है, और ये टोल्टेरोडीन आ गया, और ये डी से डेरिफेनेसिन आ गया, ठीक है। ये ड्रग्स जो है हमारे पास ब्लैडर की एक्टिविटी को कम करने के लिए, डिफ्यूजर मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टमक पे। स्टमक पे हमने जो है आमतौर पे कोलिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, जो जीआई मोटिलिटी होती है उसको बढ़ा देता है, और जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो क्या करते हैं, इसकी मोटिलिटी को डिक्रीज कर देती हैं, यानी कि एंटीस्पैज्मोडिक इफेक्ट आता है, ठीक है। एंटीस्पैज्मोडिक इफेक्ट के लिए हम दे सकते हैं पायरेज़िपिन और टेलेंसिपिन, ठीक है। ये दो ड्रग्स जो है हमारे पास, ये इसके लिए दे सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रोंकियोल्स और ग्लैंड्स के बारे में। अगर हम ब्रोंकियोल्स की बात करें तो ये जो है M3 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आमतौर पे जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है वो क्या करवा रही होती है, वहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर हमें क्या करवानी होती है, ब्रोंको डायलेशन करवानी होती है। तो उनके एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर हम एज अ ब्रोंको डायलेटर्स जो है हम ये एंटागोनिस्ट यूज करते हैं, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। उसमें आ जाते हैं इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। इप्राट्रोपियम जो होता है वो नॉन सेलेक्टिव होता है, वो तीनों पे एक्ट करता है, तो हम इसको जरा कम यूज करते हैं, और टायोट्रोपियम को हम यूज करते हैं। M1 और M3 रिसेप्टर सिलेक्टिव होता है थोड़ा सा, तो इस वजह से वहाँ पे M3 रिसेप्टर पे एक्ट करवा के ब्रोंको डायलेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स का हमने पढ़ा था, ये जो है सिक्रीशंस को ब्लॉक करता है। जो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं ये हमारे पास सिक्रीशंस को ब्लॉक करती हैं, हाइपरथर्मिया और इवन के डेथ भी करवा सकती हैं। निकोटीन का हमने बता दिया था, वहाँ पे जो है हमारे पास ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, गैंग्लियन ब्लॉकर्स होते हैं और NM न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। जो फिर आगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स भी आगे हमारे पास दो तरह के होते हैं, पोलराइजिंग, डीपोलराइजिंग। उसके बाद कोलिनेस्ट्रेज जो हमारे पास रीजनरेटर्स होते हैं, ठीक है। कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर, अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर जो होते हैं वो हमारे पास कोलिनेस्ट्रेज को बना रहे होते हैं, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को, मस्करीनिक एक्टिविटी को या कोलिनर्जिक एक्टिविटी को उस तरह खत्म करवा रहे होते हैं कि कोलिनेस्ट्रेज को मजीद बनाना शुरू कर देते हैं। जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो उसको कोलिनेस्ट्रेज को, एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट कर रही होती हैं, उनको जाके खत्म करना शुरू कर देती हैं और एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज को वापस लाना शुरू कर देती हैं, ताकि एस्टाइल कोलिन का इफेक्ट और ज़्यादा कम होता जाए। इसको भी हम कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर जो होता है वो हम जो ड्रग्स होते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं, अपना ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है, इसके अंदर भी हम इसको कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। और यहाँ पे हमारा जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है हम एंटीनर्जिक ड्रग्स जो है स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ लिया करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।